सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? संधि के बारे में। तो आपने स्वर संधि, संधि के भेद कितने होते हैं और कैसे कैसे संधि विच्छेद किया जाता है, उसके बारे में बच्चों हमने जाना। तो बच्चों, अब हमारा रह गया कारक और अपठित गद्यांश। तो आज आपको पता है आज मैं आपको क्या कराऊंगी। चलिए देखते हैं। आज का विषय बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, फ्राइडे को आप क्या पढ़ते हो? संस्कृत। और आज कौन सा दिन है? शुक्रवार। और क्या डेट है? 21/8/2020। तो बच्चों, आज का आपका उप विषय क्या है? कारकम और अपठित गद्यांश है। कारकम और अपठित गद्यांश। तो बच्चों, क्या पता लग रहा है आपको इसको? कारकम का मतलब कारक, अपठित गद्यांश जो आप पढ़ते नहीं हो लेकिन वो आपके सामने आता है। तो क्या उद्देश्य हुआ? उद्देश्य क्या हुआ बच्चों? कारक की जानकारी प्राप्त करेंगे और अपठित गद्यांश के माध्यम से रचनात्मकता का विकास होगा। तो बच्चों, कैसे होगा रचनात्मकता का विकास? आप किस चीज की रचना करेंगे? अपठित गद्यांश में क्या बनाएंगे? आप बनाएंगे ना बच्चों। आप क्या बनाएंगे? प्रश्नों के उत्तर बनाएंगे। ठीक है बच्चों। और किसके माध्यम से? अपने सोच के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? आज कारक, और उसके बाद मैं आपको अपठित गद्यांश में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो बच्चों, कारक क्या होते हैं? उपपद विभक्तियां। कर्ता ने कर्म, आपने कारक पढ़े हैं ना। तो कहाँ पर कौन सी विभक्ति के साथ कौन सी उपपद विभक्तियां लगती हैं उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। जैसा कि बच्चों, तृतीय विभक्ति के साथ सह का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति के साथ प्रीतः, अभीतः, उभयतः, सर्वतः, ऐसे उपपद विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो बच्चों, मैं अभी आपको पाठ्य पुस्तक के माध्यम से कारकम जो हमारा पाठ है वो करवाऊंगी और उसके बाद में आपको अपठित गद्यांश की जानकारी दूंगी। तो बच्चों, अभी मैंने बोर्ड के माध्यम से आपको क्या बताया कि आज हम कारक और अपठित गद्यांश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको क्या समझाऊंगी? कारक। तो बच्चों, संस्कृत में क्या दिया गया है? कारकम। क्या दिया गया है? कारकम। और हिंदी में बच्चों आप इसको क्या पढ़ते हो? कारक। तो बच्चों देखो, आपको दिखाई दे रहा है म के नीचे हलन। क्या आप जानते हो ये कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। तो बच्चों, कैसे कैसे द्वितीय विभक्ति के साथ कौन सी उपपद विभक्ति लगती है? तृतीया के साथ क्या प्रयोग होता है? वही कारक के अंदर बताया गया है। तो संस्कृत में जो दिया गया है बच्चों, वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखिए, वाक्य क्रियायाः सद्य अन्वयः येन पदेन शब्देन वा सह भवति तत्पदम कारकम भवति। क्या कहा गया है बच्चों? कि वाक्य में क्रिया के साथ जिस भी पद का शब्द के साथ मेल होता है वही आपकी कारक विभक्ति होती है। अब है कारकाणाम अर्थम प्रकाशितुम येषां प्रत्ययानां संयोजनम शब्दैः सह भवति ते प्रत्ययाः कारक विभक्तयः भवन्ति। इसका क्या मतलब है बच्चों? कि कारक के अर्थ को प्रकाशित करने के लिए जिन प्रत्ययों का संयोजन जोड़ा जाता है, किसके साथ? शब्दों के साथ। सह भवति जोड़ दिया जाता है, हो जाता है, सहयोग होता है। ते प्रत्ययः, वे प्रत्यय कारक विभक्त्या भवन्ति। वे प्रत्यय के रूप में होते हैं और कारक विभक्तियां कहलाते हैं। फिर है बच्चों, सामान्यतः विभक्ति द्विविधा। सामान्यतः जो विभक्ति हैं वो दो प्रकार की होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि विभक्ति कितने प्रकार की होती है,
कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक तो बच्चों आपके ये हो गए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। लेकिन उपपद विभक्ति कारक के माध्यम से हम क्या जानेंगे कि कौन सी विभक्ति के साथ कौन सा शब्द लगता है, ये उपपद विभक्ति होती है। तो बच्चों यदि प्रश्न आ जाए कि सामान्यतः विभक्ति द्विविधा, सामान्यतः विभक्ति कितने प्रकार की होती है, तो आप क्या लिखेंगे, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति 2 प्रकार की लिखेंगे। तो बच्चों कारक विभक्ति अभी मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी इसमें से मैं आपको बता देती हूँ। कारक द्वारा प्रयुक्त विभक्ति कारक विभक्ति भवति, अर्थात कारक के द्वारा यानी कि कर्ता, कर्म, करण इनके द्वारा जो प्रयोग की जाती है विभक्ति वो कारक विभक्ति होती है। यथा बालकः विद्यालयम गच्छति, जैसे बालक विद्यालय जाता है। तो बच्चों ये बालकः एक वचन है और गच्छति भी आपकी क्या है, एक वचन। लेकिन ये जो विद्यालयम है ये आपकी तृतीया विभक्ति हुई। कैसे, क्योंकि बालक विद्यालय को जाता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। फिर है अत्र बालकः इत्यत्र कर्तृकारकम इति प्रथमा विभक्ति। तो अभी बच्चों मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बालक इस शब्द में कर्तृकारकम प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक है और प्रथमा विभक्ति है। जो बालकः शब्द है आपका कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। विद्यालयम इत्यत्र कर्म कारक कारकम इति द्वितीया विभक्ति, और विद्यालय के अर्थ में कर्म कारक कौन सा होता है बच्चों, द्वितीय विभक्ति। तो कर्म कारक के रूप में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। अब आपकी है उपपद विभक्ति। पदम आश्रित्य या विभक्ति सा उपपद विभक्ति। पदम आश्रित्य क्या होता है बच्चों, पद शब्द का ही रूप होता है। ठीक है बच्चों, जो शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है वो पद कहलाता है। तो यहाँ पे पदम दे दिया, तो पद शब्द के आश्रय से जो विभक्ति होती है, ठीक है बच्चों, वो क्या कहलाती है, उपपद विभक्ति। यथा गुरुवे नमः, तो नमः क्या है आपका, शब्द है, पद है, शब्द रूप है। तो इसके आश्रय से नमः के योग में आपकी कौन सी विभक्ति लगाई गई, चतुर्थी विभक्ति। गुरुवे नमः अर्थात गुरुजनों के लिए नमस्कार। फिर है अत्र नमः, यहाँ पे क्या दिया गया है, अभी मैंने बताया कि इति पदस्य, जो ये पद है, संस्कृत में बच्चों शब्दों को क्या बोला जाता है, पद बोला जाता है। इसलिए बार बार आपके सामने पद शब्द आ रहा है, तो आप इसको समझोगे। तो नमः इति पदस्य प्रयोगेण चतुर्थी विभक्ति। अभी मैंने आपको बताया कि नमः के योग में, आपको बस ऐसे ही याद करना है कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है बच्चों। फिर आपका यहाँ पर देखिए आपको बताया भी गया है कि किसके योग में कौन सी विभक्ति लगती है। तो बच्चों पहले ही मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जहाँ पर अभीतः, सर्वतः, उभयतः ये सारे शब्द होते हैं, उपपद विभक्तियाँ होती हैं ये, जहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं, अभीतः, सर्वतः, उभयतः, वहाँ पर द्वितीय विभक्ति आपको जरूर मिलेगी। अब कैसे पता करोगे आप, देखो ग्रामम कौन सी विभक्ति है, द्वितीय। तो द्वितीय के योग में अभीतः का प्रयोग किया गया। ठीक है बच्चों। पर्वतः सन्ति अर्थात गांव के चारों ओर पर्वत हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको समझना है कि द्वितीय विभक्ति के योग में कौन सा उपपद विभक्ति लगेगी, अभीतः, उभयतः, सर्वतः। इस प्रकार बच्चों आपको समझना है। और फिर आगे भी दिया गया है। तो बच्चों आपको उपपद विभक्तियों को कैसे जानना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपका ये है बच्चों परितः। परितः क्या होता है बच्चों, चारों ओर। तो ग्रामम परितः उद्यानम अस्ति। तो बच्चों यहाँ पर आपको विभक्ति को समझना है। देखो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है, यहाँ पर भी आपकी क्या है, द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति के योग में आपकी ये परितः शब्द आएगा। क्या आएगा, परितः। तो आपका वाक्य कैसे आएगा,
कार्यपत्रिका में या पेपर में कैसे आएगा, ग्रामम डैश उद्यानम अस्ति। तो आपको परितः, अभितः या उभयतः ये सारे शब्द द्वितीय विभक्ति को देखकर ये वाले शब्द आपको भरने हैं बच्चों, ठीक है। फिर अगला है उभयतः। उभयतः का मतलब दोनों ओर। तो विद्यालयम, यहाँ भी द्वितीय विभक्ति आ गई बच्चों। तो विद्यालयम उभयतः पुष्प वाटिका, विद्यालय के दोनों ओर पुष्प वाटिका है। तो ये उभयतः क्या है बच्चों, ये कारक विभक्ति है और कारक विभक्ति के बाद जो शब्द प्रयोग होता है वो आपकी उपपद विभक्तियां कहलाती हैं। सर्वतः का मतलब भी बच्चों चारों ओर होता है। तो पुष्प वाटिका, वाटिकाम सर्वतः वृक्षा सन्ति, पुष्प वाटिका के चारों ओर क्या हैं, वृक्ष हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सर्वतः आपका आ गया, ये आपको याद करने हैं अच्छे से। फिर सह, देखो बच्चों सह के प्रयोग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। शशांकेन सह रोहिणी गृहम गतवती, शशांक के साथ। तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति आ गई और तृतीय विभक्ति के प्रयोग में सह का प्रयोग किया जाता है। तृतीय विभक्ति के साथ सह लगता है। जैसे रामेण सह सीता गच्छति, यदि मैं आपको बताऊं कि रामेण सह सीता गच्छति, राम के साथ सीता जाती है। साकम का मतलब बच्चों क्या होता है, साथ। ये भी साथ के प्रयोग में। अब देखो आपको सह और साकम का याद रखना है कि इसके योग में तृतीय विभक्ति लगती है। अब देखो आपका क्या है यहाँ पर, मया। तो आपका क्या है, ये अस्मद और युष्मद शब्द आपने याद किया है बच्चों। तो अस्मद का तृतीय विभक्ति है। तो मया साकम त्वम गच्छसि, मेरे साथ तुम जाते हो या चलो। समम मैंने क्या होता है बच्चों, समान। समम का मतलब कई बार समान भी होता है और साथ भी होता है। तो इन तीनों के योग में बच्चों आपको याद रखना है सार्थम। चारों के योग में बच्चों आपका क्या लगेगा, तृतीय विभक्ति लगेगी। और इन चारों का मतलब क्या होता है, साथ। क्या मतलब होता है, साथ। तो देखो त्वया समम अहम गच्छामि, तुम्हारे साथ मैं जाती हूँ। तो यहाँ पर त्वया युष्मद है आपका और युष्मद की तृतीय विभक्ति है। यहाँ पे समम का प्रयोग हो गया। तो आपको ये ऐसे वाक्य आएंगे, मैं बार बार समझा रही हूँ कि त्वया डैश अहम गच्छामि। तो आपको त्वया देखना है कि त्वया के साथ उपपद विभक्ति कौन सी लगेगी। आप साकम भी लिख सकते हो, सार्थम भी लिख सकते हो, समम भी लिख सकते हो और सह भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। फिर है आपका सार्थम, सार्धम। प्रधानमंत्रिणा सार्धम मंत्रिणः अपि गतवन्त, प्रधानमंत्री के साथ मंत्री भी जाते हैं। तो यहाँ भी प्रधानमंत्री, ये इकारांत शब्द हुआ बच्चों। तो प्रधानमंत्री का तृतीय विभक्ति मंत्रिणा हो गया आपका। तो यहाँ पे सार्धम आपका लग जाएगा। अलम का मतलब क्या होता है बच्चों, रहने दो। अलम का मतलब क्या होता है, रहने दो। अलम विवादेन, देखो ये तृतीय विभक्ति है। तो अलम के योग में आपकी, अलम के योग में भी तृतीय विभक्ति लगती है। अलम श्रमेण, यह मेहनत रहने दो। राम है रावणाय अलम, राम रावण के लिए। अलम यदि आप यहाँ पर कई बार आप देखते हो बच्चों, हमारे कई शब्दों के अलग अलग अर्थ भी होते हैं। फिर आपका है बच्चों नमः, गुरुवे नमः। शुरू में ही बच्चों मैंने आपको बताया था कि नमः के योग में आपकी चतुर्थी विभक्ति आती है। कौन सी विभक्ति आती है, चतुर्थी। तो बच्चों आपको क्या समझना है कि यदि गुरुवे नमः शब्द आ गया तो नमः के योग में आप क्या लिखेंगे, गुरुवे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। फिर स्वाहा, स्वाहा के योग में भी चतुर्थी विभक्ति, स्वधा के योग में भी और वषट के योग में भी चतुर्थी विभक्ति आती है। गुरुवे नमः, अग्ने स्वाहा, पितृभ्य स्वधा और देवतायै वष्ट है, ठीक है बच्चों।
तो आपको ये विभक्तियाँ अपनी नोटबुक में करनी है, याद करनी है और ध्यान से समझनी है, ताकि जो आने वाली आपकी कार्य पत्रिका है उसमें आप इनको ध्यान से कर पाओ। तो बच्चों, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि आज हम क्या पढ़ेंगे? उपपद विभक्तियां और अपठित गद्यांश। तो बच्चों, अपठित गद्यांश जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारे हिंदी में, संस्कृत में और इंग्लिश में सब जगह आते हैं। तो बच्चों, अपठित का मतलब क्या होता है? आप सबको पता है कि अपठित का क्या मतलब होता है, कि जो हमने पढ़ा नहीं हो लेकिन फिर भी हमें उसमें से करना है, सोचना है, समझना है। क्यों? ताकि हमारी जो रचनात्मक क्रिया है उसका विकास हो जाए। तो बच्चों, क्या है आपका अपठित गद्यांश में? तो संस्कृत भाषा संसारस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा अस्ति। जो संस्कृत भाषा है वो संसार की सभी भाषाओं की प्राचीन पुरानी भाषा है। ऐसा आर्याणाम भाषा अस्ति, यह आर्यों की, आचार्यों की, आपने सुना होगा बच्चों, पहले आचार्य लोग होते थे, तो यह आचार्यों की, आर्यों की भाषा है। संस्कृत भाषायाः हिंदी भाषायाः च परस्परम जननी पुत्री संबंधः वर्तते। संस्कृत और हिंदी भाषा का बच्चों कैसा संबंध है? जननी और पुत्री जैसा, जननी माता, पुत्री बेटी, माँ बेटी जैसा संबंध है। वेदः रामायणं महाभारतं च संस्कृते एव निबद्धा सन्ति। वेद, रामायण, महाभारत और ये सब कुछ किसमें है? संस्कृत में ही समाये हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत भाषायाम एव विद्यते, और जो श्रीमद् भगवद गीता है वो भी संस्कृत भाषा के अंदर ही विद्यमान है। कालिदास भासः भवभूति बाणः हर्ष दंडी माघः भारवी विष्णु शर्मा इत्यादि कवयः संस्कृतस्य वरदाः पुत्रः सन्ति। देखो बच्चों, ये नाम दिए गए हैं। कालिदास, भास, भवभूति, बाण, हर्ष दंडी, माघ, भारवी, विष्णु शर्मा, ये सभी कवि संस्कृत के ही वरदाः पुत्रः सन्ति, वरदा श्रेष्ठ पुत्र कहे जाते हैं, अर्थात संस्कृत के ज्ञाता इनको कहा जाता है। अस्माकं संस्कृति संस्कृते एवं संरक्षिता अस्ति। हमारी जो संस्कृति है वही संस्कृत की रक्षा के लिए तैयार है। संस्कृतम अधीत्य एव वयम सब संस्कृति ज्ञातुम समर्था भवामः। संस्कृतम अधीत्य, संस्कृत के कारण ही, अधीत्य अधिकार के कारण ही, वयम हम स्व संस्कृति ज्ञातुम, हमारी संस्कृति को जानने में समर्था भवामः, समर्थ होते हैं। तो संस्कृतस्य उन्नतया भारत राष्ट्रस्य उन्नति स्वयं एव भविष्यति। यदि संस्कृत की उन्नति होगी तो भारत राष्ट्र की, हमारे देश की उन्नति स्वयं ही हो जाएगी। तो बच्चों, क्या समझ में आया आपको? आपको ये पूरा अपठित गद्यांश ध्यान से पढ़कर समझना है, उसकी हिंदी जाननी है, उसके बाद आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। जैसे कि मैं आपको समझा देती हूँ। का प्राचीनतमा भाषा अस्ति, कौन सी हमारी प्राचीन भाषा है? वेरी गुड, संस्कृत। ठीक है। अस्माकं संस्कृति कस्मिन् संरक्षिता अस्ति, अभी आया था बच्चों, तो आपको इसी में से छांटकर इनके प्रश्न लिखने हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। संस्कृत भाषाम केशाम भाषा अस्ति, किस किस की भाषा है बच्चों संस्कृत भाषा? अभी आया था ना, किस किस की भाषा है? वेदों की, पुराणों की, ये सारे इसमें आए थे। कस्य उन्नतया भारत राष्ट्रीय उन्नति भविष्यति, किसकी उन्नति से भारत राष्ट्र की उन्नति होगी। तो बच्चों, क्या करना है आपको? बड़े ही ध्यान से अपठित गद्यांश को पढ़ना है और समझना है। फिर अगला है बच्चों आपका पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। पूर्ण वाक्येन उत्तरत् में क्या होता है बच्चों? आपको पूर्ण रूप से उत्तर देना होता है दिए गए प्रश्न का। तो क्या है? संस्कृत हिंदी भाषा सह कीदृश संबंध है, अभी आया था ना, बताइए कैसा संबंध है? वेरी गुड, जननी पुत्री
एव संबंध है। तो क्या लिखोगे, पूरी लाइन आप यहाँ पर लिखेंगे समझकर। ऐसे ही बच्चों आपका है संस्कृत भाषायाः वरदः पुत्रः के सन्ति, आया था ना इसमें। कालिदास, बाण, हर्ष ये सारे संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ पुत्र माने जाते हैं। फिर आपका है बच्चों निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश अनुसार आपको उत्तर देने हैं। माता इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, पदम क्या होती है बच्चों, इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है माता के लिए। आप कई बार क्या करते हो बच्चों, इन प्रश्नों को समझते नहीं हो। तो माता यहाँ पर किम पदम, माता के लिए कौन सा पद, कौन सा शब्द प्रयोग किया गया, वेरी गुड, जननी लिखोगे ना, जननी। फिर है अनअधित्य इति शब्द से विलोम पदम अनुच्छेदात एव चितिया लिखत, अनअधित्य इस शब्द का विलोम पद अनुच्छेद में से छांट कर लिखना। तो अधित्य शब्द आया था ना बच्चों, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, अधित्य। फिर है ज्ञातुम इति पदे कह प्रत्यय, यहाँ पे प्रत्यय पूछा गया है बच्चों, ठीक है। तो तुम, यदि आपके पीछे किसी भी धातु के पीछे तुम आ जाए तो आपका तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय, वेरी गुड। फिर भाषासु इति पदस्य किम विशेषण अत्र प्रयुक्तम, भाषाओं में तो कौन सी भाषा की बात हुई थी, तो यहाँ पर विशेषण, विशेषण बताना है आपको। कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पर आपको भाषासु से आगे जो भी शब्द आया था उसका आपको क्या लिखना है, विशेषण। तो इन प्रश्नों को समझना है। ये तो मैंने बच्चों आपको केवल एक बताया है, समझाया है कि ऐसे ऐसे आपके अपठित गद्यांश आएंगे और उनमें से प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और समझ कर देने हैं। तो बच्चों यदि ऐसे आ जाए कि विशेषण बताइए, प्रत्यय बताइए, तो आप ज्ञा धातु तुमुन प्रत्यय, इसका क्या पूछ लिया, विलोम शब्द पूछ लिया। तो अनधित्य का क्या आया था, अधित्य, ठीक है। तो माता किसके लिए प्रयोग हुआ, जननी, है ना। तो आपको ऐसे ध्यान से देखना है कि प्रश्न क्या है, हमें उत्तर क्या लिखना है। तो कई बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं अपठित गद्यांश में, बच्चों वो आपको नहीं करनी है, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है, कारक और उपपद विभक्तियों की और अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर उसके उत्तर देने हैं। तो बच्चों आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा और अपनी संस्कृत टेस्ट की तैयारी बड़े ही अच्छे ढंग से करनी है। धन्यवाद।